हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूनिक स्टडी पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द यूनिक स्टडी पाठशाला में। दोस्तों मेरा बायोलॉजी का ये टॉपिक है और साइंस पढ़ाने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और जितनी बार एग्ज़ाम हुए रेलवे के। ये साइंस हर एक एग्ज़ाम के लिए मोर सफिशिएंट है दोस्तों आज का कोड है लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज ये क्वेश्चन है, एक वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों मैं इसकी, और वो भी अच्छे क्वेश्चन थे और वेरी विद एक्सप्लेन के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को। एंड शुरुआत करते हैं। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है दोस्तों? ये दोस्तों आपको 3 सेकंड दूंगा, 3-4 सेकंड आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इसका, और आप बता सकते हो कौन सा स्थायी ऊतक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा दोस्तों पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। और ये पेन लेता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। स्केलेनकाइमा दोस्तों पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आंसर दे सकते हो, आपके लिए 2 सेकंड है दोस्तों, 2-3 सेकंड। और इसका आंसर होगा दोस्तों विभेदन। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं दोस्तों, जो स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए और स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। एंड सेकंड, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। वो कौन सा ऊतक है दोस्तों जिसमें कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? वो दोस्तों कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा एक ऐसा ऊतक है जिसकी जो कोशिकाएं हैं जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, कोलेनकाइमा। इसका आंसर होगा दोस्तों कोलेनकाइमा। एंड नेक्स्ट, सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो सीब ट्यूब होता है दोस्तों उसकी सह कोशिकाएं मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, आपके लिए 3 सेकंड दी जाती हैं, और इसका आंसर होगा दोस्तों पौधे में भोजन। जो सीब ट्यूब होती है और सह कोशिकाएं होती हैं पौधे में भोजन के लिए संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं दोस्तों। पूछ सकते हैं पौधे में भोजन के लिए, संचरण के लिए कौन उत्तरदायी? वो है दोस्तों सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं। इसका आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? कौन सा विकल्प है दोस्तों जो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? इसे तो दोस्तों आप देखते ही आंसर दे सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तने और जड़ों, तने और जड़ों। एक बार दोस्तों ट्राई करो, 3 सेकंड 4 सेकंड मिलती है आपको इसकी आंसर देने की। और इसका आंसर होगा दोस्तों शीर्ष विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या होता है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर है। और शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है दोस्तों जे जड़ों और शीर्ष यानी जड़ों के शीर्ष तनों में पाई जाती हैं दोस्तों, शीर्ष विभाज्य ऊतक। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कठोर कोशिका भित्ति। एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको 3 सेकंड दी जाती हैं इसके लिए, और ये इसका आंसर होगा दोस्तों सी, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा में दोस्तों कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सी इसका राइट आंसर है। स्केलेनकाइमा वो होता है दोस्तों जो कठोर करता है किसी चीज़ को, जैसे कि
नारियल का पेड़ है, नारियल लगता है, वो कठोर होता है किसके कारण? स्केलिन कामा के कारण। दोस्तों आगे इसके आंसर आएंगे। और के कारण स्केलिन कामा कोशिका की दीवार मोटी होती है, किसके कारण मोटी होती है? उसमें क्या होता है दोस्तों जिसके कारण जो स्केलिन कामा उसकी दीवार मोटी होती है? उसका आंसर है दोस्तों लिग्निन इसका आंसर है। लिग्निन के कारण इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। एंड नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन उल्टा है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम है? कौन होता है दोस्तों? देखो दोस्तों दो होते हैं इसमें, एक तो होता है जाइलम, सॉरी दोस्तों अभी पेंसिल चल नहीं रही है, और फाइलम। ये दो से होते हैं। जाइलम तो होता है जल का पौधे ऐसे पौधा है, इसे नीचे जल को ऊपर ले जाने का कार्य करता है जाइलम। और जो फाइलम होता है जो फलों को यानी कि भोजन को पत्तियों में पहुंचाने का काम करता है, पत्तियों से भोजन इस तरीके से वो नीचे का काम करता है। ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है, ये अप जाता है, ये डाउन। इसका आंसर है दोस्तों जाइलम। पौधों में पानी और खनिज के लिए जो परिवहन करता है वो जाइलम होता है। एंड नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? कौन सा ऊतक है दोस्तों वो मृत कोशिका से बना होता है? इसका आंसर क्या होगा? 2 सेकंड आपको दी जाती है इसके लिए। इसका आंसर होगा दोस्तों जाइलम वो ऊतक है दोस्तों जो मुख्य रूप से मृत कोशिका का बना होता है। ये निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? उसका आंसर क्या होगा? कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पेरेन्काइमा एक ऐसा ऊतक है दोस्तों जिसका अंतरकोशिकीय बड़ा होता है। और स्केलिनकाइमा तो आप जानते हो, अभी आंसर दिया है आपने, ये क्या कठोर होता है। और कॉलिनकाइमा दोस्तों मजबूती प्रदान करता है पौधों को। एंड जाइलम तो आप जानते हो जल को ऊपर परिवहन करता है। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। वह कौन सा पादप ऊतक है दोस्तों? आपके लिए 3 सेकंड दी जाती है इसके लिए। वो कौन सा पादप ऊतक है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विभाज्य ऊतक और मरिस्टेमेटिक, या मरिस्टेमेटिक कह सकते हो या विभाज्य ऊतक कह सकते हो। वो पादप ऊतक है ये नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है दोस्तों ये। एंड पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से ऊतक में पाए जाते हैं। कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? जो पौधे के तनों और छल्लों के रूप में पाई जाती है दोस्तों, जो वृद्धि में सहायक होती है हमारे लिए, वो क्या होती है दोस्तों? उसका आंसर क्या होगा? इसमें आरआरबी ग्रुप डी में आया है दोस्तों, और इसके क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। इसका आंसर है दोस्तों लेटरल मरिस्टेमेटिक ऊतक। यही होती है दोस्तों जो पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है? दोस्तों याद रखना, जड़ों से खाद्य पदार्थों की, मैंने बताया था अभी, जैसे पेड़ है और यहाँ नीचे से ऊपर ले जाने वाला ऊतक, ये कौन सा ऊतक है दोस्तों? नीचे से ऊपर ले जाने वाला ऊतक, इसे जाइलम कहते हैं दोस्तों। फ्लोएम कब होगा? जब पत्तियों से जड़ों तक भोजन लाएगा, उसे फ्लोएम कहा जाएगा। इसका आंसर है जाइलम। के कारण जल तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसके कारण दोस्तों? आप बता सकते हो किसके कारण? इसके लिए आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। ये है, इसका आंसर है दोस्तों वी, पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण दोस्तों जड़ तथा तने में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? किस कारण बढ़ता है दोस्तों?
पौधे के जड़ और तने का घेरा। अभी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका आप जान सकते हो, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। बस इतना ही अंतर है दोस्तों। ऑफकोर्स आंसर एक ही है दोनों का, और याद रखना है दोस्तों, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में याद करना पड़ेगा आपको। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिकाएं विभाजन में सक्षम है? कौन से को विभाजन में कौन सक्षम है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक है दोस्तों, जो विभाजन में सक्षम होते हैं। इसका आंसर ये है। निम्न में से किस स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं? किस स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं? एक बार पहले भी आया था क्वेश्चन और दोबारा यही क्वेश्चन आया है दोस्तों। आप इसका आंसर बताओगे। इसका आंसर है दोस्तों सी, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा में ऊतकों की जो कोशिकाएं मृत होती हैं। और वनस्पति ऊतक का परिपक्वता रूप से जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। वनस्पति ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, दृढ़ ऊतक। ये दृढ़ ऊतक होता है जो दोस्तों परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों। हम पढ़ते रहते हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर क्वेश्चन नहीं अलग थे। इसका कारण यही है, प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी, पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में। इसका आंसर है दोस्तों सी। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? कौन सा ऊतक है जो संवहनी बंडल का गठन करता है? इसका आंसर है बी, जाइलम और फ्लोएम। ये संवहन करता है, यानी कि किसी चीज़ को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक है, एक जटिल स्थायी ऊतक। सेकंड बार यही क्वेश्चन आया दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, जाइलम। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है दोस्तों, ना कि फ्लोएम। सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। वो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है डी, ये दृढ़ यानी जटिल है, ये सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। अभी इसका क्वेश्चन था। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार, इसका 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। सी, ना कि बी और डी। सी इसका राइट आंसर है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के द्वारा, मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। किसी ऊतक का ये दोस्तों होता है स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों? फ्लोएम किसके लिए? फ्लोएम और जाइलम बताया था मैंने, ये भोजन के लिए। इसका आंसर ए होगा। में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका भित्ति होती है। गैर अवशिष्ट है। आंसर क्या होगा? गैर कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत गैर अवशिष्ट कोशिका भित्ति होती हैं। ये दोनों में अंतर है जो दो क्वेश्चनों में दोस्तों। एंड इसका आंसर बताओ, आपके लिए 2 सेकंड है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, पैरेन्काइमा में ये अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, पतली। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं।
किस में होती हैं? अधिक अंतरकोशिकीय। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका डी। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं, पैरेन्काइमा। निम्न में से कौन सा, देख सकते हो दोस्तों, ग्रुप डी आरआरबी, ग्रुप डी एएलपी, एनटीपीसी, इनमें आए हुए क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है और यही आपका लेवल है और आपको ज़्यादा साइंस इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही छोटी छोटी चीज़ों पर कमांड बनाने की ज़रूरत है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा ऊतक है जो कोशिका विभाजन में सक्षम है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, विभाज्य ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक के निर्माण के ऊतक की कोशिका अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो स्थायी ऊतक होते हैं, ऊतक के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों डी, मरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मरिस्टेमेटिक ऊतक। इसके प्रकार स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है दोस्तों। पादप ऊतक मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पादप ऊतक कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? निम्न दो प्रकार के। एक तो होता है इसमें विभाज्य ऊतक, एक स्थायी ऊतक होता है। सी इसका राइट आंसर है। एक विभाज्य ऊतक, एक जटिल स्थायी ऊतक है। कौन सा है जो जटिल स्थायी ऊतक है दोस्तों? ये फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है दोस्तों। और सेकंड दोस्तों नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? कौन सा दोस्तों जो स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा किया जाता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक जाता है? स्केलेनकाइमा होता है दोस्तों। ये नारियल की छाल का निर्माण करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नारियल की जो कठोर होता है किसके कारण होता है? स्केलेनकाइमा के दो कारण। पौधे में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। किसके कारण होता है लचीलापन? अब दोस्तों उसमें तो पढ़ा है आपने कठोर, अब इसमें पढ़ना है लचीलापन। ये याद रखना है आपको, लचीलापन होता है दोस्तों पौधे में कॉलेनकाइमा के। स्केलेनकाइमा होता है मजबूती देता है और कॉलेनकाइमा क्या करता है? लचीलापन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दृढ़ ऊतक से बना होता है। कौन बना होता है दृढ़ ऊतक से? इसका आंसर क्या होगा? दृढ़ ऊतक से कौन बना होता है? निर्जीव कोशिका। जो निर्जीव होती है वो कठोर होती है, वो दृढ़ ऊतक से, दृढ़ माने कठोर। ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं से? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, स्केलेनकाइमा, जो मजबूती प्रदान करता है। ये याद रखना आप, मजबूती और लचीलापन। रेगिस्तानी पौधों में भ्रूणत्वचा एपिडर्मिस में की एक मोटी मोमी परत होती है। उसमें मोटी मोमी परत किसकी होती है? पैक्टिन की, क्यूटिन की, सेलुलोज की, लिग्निन की। इसका आंसर है दोस्तों बी, क्यूटिन की मोटी होती है, इसके कारण वो मोटा होता है दोस्तों जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं। वृक्षों की सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों की जो सामग्री है उसके परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों संवहनी ऊतक। संवहन माने जो परिवहन करता है, उसे संवहन भी कहते हैं। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी रक्षी परत क्या होती है दोस्तों? उसकी परत होती है वल्कल होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो परत होती है उसे वल्कल कहते हैं। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्या होते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है बी, यानी कार्बन। सबसे ज़्यादा पादप में कार्बन पाया जाता है। ये याद रखना है दोस्तों आपको। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है पादप में? कार्बन। मानव शरीर
का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, ये बताना है दोस्तों। मुख्य हिस्सा मानव शरीर का बना होता है दोस्तों पानी से। आपको पता होगा 70% हमारे शरीर में पानी होता है। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व, ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा विटामिन। विटामिन एक माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। ओके। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों जीन। जीन क्या है? जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। सी इसका राइट आंसर है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर है दोस्तों बी। याद रखना है डीएनए, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करता है। क्या होता है वो दोस्तों? वो होता है डीएनए। प्रजनन के कारण और जो का दौरान मूल कार्य निर्माण होता है डीएनए। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? मूलतः एंजाइम होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को ही एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी के प्रदान करने वाले डीएनए में भाग को कहा जाता है। जो प्रोटीन की जो जानकारी प्रदान करता है उसे डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या आता है जीन। जो जीन डीएनए के भाग है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। अभी क्वेश्चन आया था। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। वही क्वेश्चन है पर इसमें लैंग्वेज चेंजिंग है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, वंश। जीन वंश एक ही होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर की बात कही गई है दोस्तों। पेड़ में तो बता दिया आपने। और मानव शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मानव शरीर में। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन किसका अभिन्न अंग है दोस्तों? प्रोटीन दोस्तों किसका अभिन्न अंग है? इसका आंसर होगा बी। इनमें सभी एंटीबॉडी, एंजाइमों का, कोशिका झिल्ली का, प्रोटीन एक अभिन्न अंग होता है दोस्तों इसका, यानी बी इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन है, ये है दोस्तों कैसिन। कैसिन दूध का प्रोटीन है दोस्तों। इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास। एंड दोस्तों इसी तरह मैं आपको कराता रहूँगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कराऊँगा क्वेश्चन, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा अच्छे। और आप जो आपके एग्जाम में आए हो वही कराऊँगा। आप देख सकते हो आरआरबी जेईई में आया ये क्वेश्चन। एंड मेरी जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, द यूनिक स्टडी पाठशाला बाय विनय कुमार, उसमें दोस्तों मैंने पीडीएफ डाल रखी है, और एक जीके की किताब है वो भी डाल रखी है मैंने, जितनी बार एनटीपीसी ग्रुप डी में आए पिछली साल वो, और रुक्मणी पब्लिकेशन की साइंस के क्वेश्चन है वो भी डाल रखी है मैंने दोस्तों, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। और उसमें दोस्तों अभी मैं जो ज्योग्राफी की पीडीएफ भी डालूंगा उसमें, और बहुत सारी पीडीएफ डालूंगा। जो आपको जैसे किताब खरीदने की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ से काम चला लोगे। और इतना ही है दोस्तों, और फिर कल मिलते हैं इसी के साथ। नमस्कार दोस्तों।